की बात करी गई है। तो जस्ट इसमें एक चीज जो हमको लगता है थोड़ा सा बेस पेपर में इतनी साफ सामने नहीं आती है, वो ये है कि एक हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट अप्रोच सिर्फ ऐतिहासिक डेवलपमेंट को ट्रेस नहीं करना होता है, उसमें उसके फ्रेमवर्क को भी समझना होता है, जो उतना साफ यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जो हम आज जाति व्यवस्था आज समझ रहे हैं और जो जाति व्यवस्था हम उसका ओरिजिन ट्रेस कर रहे हैं, उसमें काफी बदलाव आया है। इसके लिए मैं उदाहरण अगर देना चाहूँ तो जैसे मार्क्स अपना कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखते हैं कि जो हम अगर रेंट से स्टार्ट करें समझना अपने पूरे स्ट्रक्चर को, तो हम नहीं समझ पाएंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर हम कैपिटलिज्म की समझना चाहें तो हम रेंट की कैटेगरी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप रेंट, फ्यूडलिज्म का रेंट और कैपिटलिज्म के रेंट में बहुत अंतर आ चुका है। आप सिर्फ रेंट की हिस्ट्री ट्रेस करके आप कैपिटलिज्म के रेंट को नहीं समझ पाएंगे। आपको कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क में रेंट कहाँ पे है, रेंट उस पूरे फ्रेमवर्क के हिस्से में किस क्या पार्ट प्ले कर रहा है, उस वो फ्रेमवर्क समझना है, उसके बाद आप रेंट को समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जाति व्यवस्था जो है, हम मार्क्सवादी दृष्टि से सब देखते हैं तो हम समझते हैं कि वर्ग जो है वर्ग आधार बनाता है, और अगर वर्ग आधार बनाता है, जैसे पेपर में भी मेंशन किया गया है कि हिस्टोरिकली ट्रेस होके हम ये देखे हैं कि वर्ग व्यवस्था पहले थी, जाति व्यवस्था उसके ऊपर बनी है। तो अगर ऐसा हम समझते हैं तो हमको ये समझना जरूरी है कि हम आज की स्थिति में वर्ग व्यवस्था जो हमारे सामने है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, उसमें जाति व्यवस्था अपना क्या चरित्र दिखाती है। तो इसके बारे में जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर हम जैसे ही इस चीज में जाते हैं तो हमको बेस सुपर स्ट्रक्चर जो अधिरचना और आधार की बात आती है, इन सब चीजों के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। और उसके साथ ही जो इसका एक आधार रहा है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है, काफी सारे इतिहासकारों का यहाँ पे बातें रखी गई हैं कि वो कैसे जाति व्यवस्था जो थी वो कैसे अपना डेवलप करी है। पहले तीन वर्ग थे, फिर उसके बाद उसका अलग उसमें स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ा और जिस तरह से चीज डेवलप हुई है। तो इसमें जो चीज एक हम यहाँ पे मिसिंग पा रहे हैं वो है कि आज के टाइम पे जो उसका प्रोडक्शन रिलेशन से जो संबंध था, जो एक प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोडक्शन रिलेशन से जो जाति का संबंध था, वो एक काफी हद तक टूट चुका है, और उसको हम एक रेमिनेंट्स, जो फ्यूडल रेमिनेंट्स जो हम समझते हैं, वो काफी क्षीण हो गए हैं, वो काफी कमजोर हो गए हैं। तो ये चीज जब सामने आती है तो हम ये पाते हैं कि आधार पे हम जो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आधार पे हमारा समझ जो है वो हिस्टोरिकल, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली हुआ है, वो स्लो क्रुशियल पाथ वाला जो हम डेवलपमेंट उसको समझ रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। तो वो हिस्टोरिकली वो एक रिटेन करा हुआ है कि इनइक्वालिटी है, जो पिछड़ी जातियां हैं वही सर्वहारा वर्ग का एक मेजॉरिटी हिस्सा बनती हैं। बट ये सर्वहारा वर्ग का वो हिस्सा इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो पिछड़ी जातियां ही होंगी। वो जो एक मोबिलिटी जो आती है, जो एक कैपिटलिज्म में जो एक डिफरेंस आता है क्लास और इसका, ये चीज को समझना पे जरूरी है। तो कुछ चीजें ये एक पेपर से मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ जो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगी। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का सबसे घृणित पक्ष है। यह अमानवीय तो है ही, ये समाज के विकास को बाधित भी करता है। ऊपर से अक्षुण दिखने वाली ये व्यवस्था आज उस रूप में मौजूद नहीं है जिस रूप में भारतीय समाज में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के प्रवेश से पहले थी। अतः हमें इस पक्ष पर थोड़ा और गौर करना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल है जो इससे उठता है कि एक बड़ा सवाल जो इससे उठता है वह यह है कि जाति आधार है या अधिरचना। अपने लेख में मार्क्स कहते हैं, अब इसमें जो एक हम आधार और अधिरचना की बात करते हैं तो ये हम एक चीज पाते हैं कि कैपिटलिज्म से पहले, पूंजीवादी व्यवस्था से पहले की यहाँ पे और पूंजीवादी व्यवस्था के बाद की जो हम दोनों के बीच डिफरेंस करते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्क्स जैसा मेंशन करते हैं कि क्लास
अपने आप में कैटेगरी जो है एक इकोनॉमिक, प्योरली इकोनॉमिक कैटेगरी बनना चालू करता है पूंजीवादी व्यवस्था में। उससे पहले वो एस्टेट रूप में होता है, उसमें राजनीतिक गुण भी साथ में होते हैं, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक चीज नहीं होती है। तो इस चीज को अगर हम समझते हैं, जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि मध्य युग में संपत्ति, व्यापार, व्यक्ति सभी राजनीतिक होते थे, यानी राजनीति निजी क्षेत्रों की लाक्षणिकता होती थी। ये हेगल के न्याय के दर्शन की आलोचना में की योगदान से है। तो इससे हम पाते हैं कि वर्ग एस्टेट के रूप में अपने आप को पेश करते थे और राजनीतिक गुणों से विभूषित होते थे। इस तरह जब हम प्राक पूंजीवादी या सामंती दुनिया के समाज में विद्यमान ऐसे रूपों पर विचार करते हैं, तो हमें अधिराचनात्मक तत्वों को भी अपने आकलन में लेना होगा। जाति के साथ भी ऐसा ही है। जजमानी संबंध जैसे संबंध जाति व्यवस्था के अवयव रहे हैं। जजमानी संबंधों के तहत लोगों को कई तरह के जातीय कार्यभारों का निर्वहन करना पड़ता था, जो ग्राम समुदाय के अंदर श्रम विभाजन की व्यवस्था थी, और यह व्यवस्था अनमनीय और सख्त थी। इस तरह से इस श्रम विभाजन के तहत लोगों को एक दूसरे से उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़े होते थे। जातीय कारोबार उत्पादन संबंध ही थे। इन जातीय कारोबारों का निर्वहन कुछ नियमों के तहत होता था। ऊंच नीच या दर्जेबंदी वाली व्यवस्था, अनुलंघनीय वंशानुगत काम, छुआछूत, और ये परंपरागत व्यवहार व रीति रिवाज से परिचालित होते थे। इस तरह जाति व्यवस्था अपने में आधार और अधिरचना दोनों के अवयवों को समाहित करती थी। तो जाति व्यवस्था जो हम समझते हैं पूंजीवादी जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का जो है, तो उसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर दोनों के एलिमेंट्स होते थे। बेस के एलिमेंट्स जो एक प्रोडक्शन रिलेशंस में जो हम डिवीजन ऑफ लेबर के उसमें देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के साथ में जो उसके रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, इसके सुपर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। बट ये इसके साथ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जिस पे हमको लगता है कि इस पर्चे में थोड़ा सा और डिटेल में बात होनी चाहिए थी, क्योंकि आज हम इसी रूप में पाते हैं जाति व्यवस्था को। तो वो जो चीज है कि हम एक तो ये चीज देख सकते हैं कि जजमानी संबंध के तहत श्रम विभाजन द्वारा काम की परंपरा आज लगभग समाप्त ही हो गई है। लेकिन इस समाप्ति का कोई क्रांतिकारी रूपांतरण नहीं हुआ।